एक बार एक गांव में रोहित नाम का लड़का रहता था। उसे टीवी देखने का बहुत शौक था। वो आए दिन टीवी पर हीरो हीरोइनों की नई नई जगह घूमने के प्रोग्राम देखता रहता था। एक दिन वो अपने भाई सुरेश के साथ बैठा होता है। अरे यार सुरेश, मैं तो अपनी लाइफ से बोर हो गया हूँ। रोज वही झंडू की तरह उठो, फिर वही रोज रोज के काम। ये टीवी वालों के मजे हैं, रोज नई नई जगह घूमते रहते हैं। कल ही मैंने रेगिस्तान में कैंपिंग करने वाला प्रोग्राम देखा था। क्या मस्त प्रोग्राम था। मेरा तो मन किया कि टीवी के अंदर से वहां पहुंच जाऊं और मजे करूं। कह तो सही रहे हो भैया, लेकिन अपने हिटलर बापू को देखा है? पॉकेट मनी भी गिन गिन कर देते हैं। घूमने के लिए पैसा क्या खाक देंगे? घूमने के तो सपने छोड़ ही दो और काम पर चलो चुपचाप, नहीं तो रात में घर के बाहर ही घूमना पड़ेगा। भाई कह तो सही रहे हो तुम, लेकिन मैंने भी इरादा कर लिया है कि रेगिस्तान में कैंपिंग करनी है तो करनी है, चाहे पिताजी से डांट खा कर ही जाना पड़े। मैंने तो पैसे भी जोड़ रखे हैं हम दोनों के लिए। एक दिन निकल पड़ेंगे चुपके से। फिर वो दोनों योजना के अनुसार अपने दो दोस्तों लखन और रहमान के साथ रेगिस्तान में कैंपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। वो चारों रहमान की कार में जा रहे होते हैं और रहमान कार चला रहा होता है। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, रस्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, उत छोड़ आया। तभी रोहित भी खुशी से गाना गाने लग जाता है। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, लेकिन हमारी मंजिल है रेगिस्तान में। इस तरह वो गाना गाते और हंसी खुशी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। रेगिस्तान देखकर चारों दंग रह जाते हैं। वाह मेरे हुकुम के इक्के, क्या मस्त जगह लाया है, मजा ही आ गया। तेरे को तो मैं गधा समझता था, लेकिन तू तो बहुत होशियार निकला, मजा आ गया। ऐसा कहकर वो चारों हंसते हुए एक टेंट बना लेते हैं और आग जला लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाकर सोने के लिए टेंट के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और कोई आवाज दे रहा होता है, चले जाओ यहाँ से, तुम लोग मेरी शांति भंग कर रहे हो, चले जाओ, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, चले जाओ। अरे भाई लोगों, तुमने किसी के चलने और बोलने की आवाजें सुनी? सही है, हम ही मिले सुबह से। चल चुपचाप सो जा, आवाजें सुनी। कोई नहीं है भाई, कान बज रहे हैं तेरे। इसके बाद वो चारों हंसते हुए फिर से लेट जाते हैं, लेकिन लखन को नींद नहीं आती। वो टेंट से बाहर निकलता है और एक टॉर्च लेकर बाहर आता है। उसके सामने एक औरत पीठ करके बैठी होती है। उसके बड़े लंबे और काले बाल होते हैं जो कि जमीन में फैले होते हैं। लखन उसे आवाज मारता है, कौन हो तुम और यहाँ हमारे टेंट के पास क्या कर रही हो? लेकिन वो औरत अपना मुंह घुमाती है और हंसने लग जाती है। उसका मुंह बहुत ही डरावना होता है। लखन बहुत डर जाता है और अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। चुड़ैल लखन की गर्दन पकड़कर उखाड़ देती है और उसका सिर अपने हाथ में पकड़ लेती है और खाने लग जाती है। स्वागत है हमारे रेगिस्तान में। मजा आ गया किसी शहरी का मांस खा करके। अभी 3 और बचे हैं। उधर रात में लखन को अपने पास ना पाकर रोहित उठ जाता है और बाकी के दोनों सुरेश और रहमान को भी उठाता है। अरे उठो दोनों, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो। लखन गायब है टेंट से। अरे गया होगा कहीं कहीं, सो जा यार। क्या बात कर रहा है रहमान भाई, वो अकेले में जाकर सुसु नहीं कर सकता है और तू कह रहा है यहीं कहीं होगा। चल बाहर चल कर देखते हैं। सुरेश की बात सुनकर तीनों टेंट से बाहर निकलते हैं और लखन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें लखन कहीं नहीं मिलता। तभी रोहित बोलता है, यार ऐसे तो लखन नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ चला गया है। क्यों ना हम तीनों अलग अलग हो जाएं और फिर लखन को ढूंढे। ऐसा करने से वो जल्दी मिल जाएगा।
चुड़ैल ऊपर उड़कर उनकी बातें सुन रही होती है। अलग होना चाहते हो? जाओ, वैसे भी तुम सब बहुत जल्दी अलग ही होने वाले हो। फिर वो तीनों दोस्त अलग हो जाते हैं और लखन को ढूंढने ये नास मिटा लखन मिल जाए, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। इतना घुमा रहा है रात में, हद हो गई। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। उसके हाथों में लखन की टांगे होती हैं, जिसे देखकर रहमान घबरा जाता है। कौन कौन हो तुम? मैं तेरे इन सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करती। अभी तो मुझे अपनी भूख की चिंता है। ऐसा कहकर चुड़ैल रहमान को भी मार देती है और उसका सिर खा जाती है। उधर रोहित और सुरेश लखन को काफी ढूंढते हैं और ना मिलने पर दोनों वापस टेंट के पास आ जाते हैं। भाई तुझे मिला क्या लखन? अरे कमबख्त, क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है यार। मिला होता तो लेके ना आता साथ में। पहले तो एक खो गया था, अब दो को ढूंढो। ये रहमान भी गायब है। मुझे तो लगता है हो ना हो ये दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तू भी ना, लगता है तू ज्यादा ही परेशान हो गया। चल ना, चिल मारते हैं, अपने आप ही आ जाएंगे जहाँ कहीं भी होंगे। उसके बाद दोनों टेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों टेंट के अंदर घुसते हैं, वहाँ चुड़ैल बैठी होती है। आओ मेरे दोनों प्यारों। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे दोनों साथियों का मांस खा करके तो मजा आ गया। मांस मांस खा करके? मतलब क्या है? क्या किया तुमने हमारे दोस्तों के साथ? और कौन हो तुम? मैं इस रेगिस्तान की रानी हूँ। तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरी शांति भंग की है। अब तो तुम मर के ही इस रेगिस्तान से बाहर जा पाओगे। रोहित और सुरेश टेंट से निकलकर भागने लगते हैं। भाग ले भाई, जान बचाकर, वरना ये चुड़ैल तो इस रेगिस्तान में ही अपनी समाधि बना देगी। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सही कह रहे हो भैया, ये चुड़ैल तो हमारे पीछे आ गई। भागो भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में से कोई आज तक जिंदा नहीं गया है। रोहित और सुरेश को तभी एक झोपड़ी दिखती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी होती है। वो दोनों उसके पास भागते हुए पहुंच जाते हैं। बचाओ बचाओ, अम्मा 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 बचाओ। हमें बचाओ अम्मा, हमारी जान खतरे में है। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात को कहाँ भाग रहे हो? अम्मा, वो रेगिस्तान वाली चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है। वो हमारे दो दोस्तों को भी मार कर खा गई है। अब वो हमें भी मार डालेगी। हमें बचाओ, हमें बचाओ। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। सुरेश और रोहित झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। बुढ़िया, तू रोकेगी मुझे? चल, इन दोनों को मेरे हवाले कर दे। तू चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। याद है ना, जैसे तेरी दूसरी सहेलियों को कैसे भस्म किया था? बुढ़िया के ऐसे कहते ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। यार, है तो ये बुढ़िया, लेकिन क्या पावर है। चुड़ैल को एक बार में ही भगा दिया। तभी वहाँ बुढ़िया आ जाती है और उन दोनों को आराम करने के लिए कहकर वापस बाहर चली जाती है। सुरेश और रोहित भी वहाँ लेट जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के बात करने की आवाजें आती हैं और वो दोनों बाहर झांकते हैं। चुड़ैल बुढ़िया से डर रही होती है। तेरे से एक काम भी नहीं होता ठीक से, पता है ना, इस घर के आगे से हमारी शक्ति नहीं है। जो भी हमारा घर पार कर लेगा उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज मैं ना होती तो ये दोनों शिकार हाथ से निकल जाते। भाई, अब तो हम बुरी तरह फंस चुके हैं। ये चुड़ैलें हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब हम क्या करें? भाई, मैं तो कहता हूँ बाहर चलते हैं और कोशिश करते हैं, मरना तो है ही। ऐसा कहकर सुरेश और रोहित बाहर आ जाते हैं। बुढ़िया उन्हें देखकर हंसने लगती है। तो तुम दोनों को हमारी असलियत का पता चल गया। चलो अच्छा है, चैन की मौत मरोगे। सुरेश और रोहित उन दोनों को बातों में लगाकर उनके घर की बाउंड्री के बाहर जा रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल को भनक लग जाती है और वो सुरेश की तरफ लपकती है। लेकिन तभी सुरेश रोहित को जोर से धक्का देता है।
रोहित खतरे की सीमा से बाहर दूर जाकर गिरता है। चुड़ैलो, मेरे भाई को तो मैंने बचा ही लिया, अब तुम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। ये तूने क्या किया? मेरा शिकार निकाल दिया। तू भाग जा भाई। माँ और हमारे हिटलर बापू का ध्यान रखिए और आगे से कभी माँ बाप को बताए बिना या पूछे बिना कहीं मत जाना भाई। तू भाग जा। और फिर चुड़ैल सुरेश को मार देती है और रोहित रोता हुआ अपने घर चला जाता है और माँ पिताजी से माफी मांगता है। धर्मपुर गांव के पास एक बस स्टैंड था जहां पर राजू नाम का लड़का रोज फूल बेचने के लिए जाया करता था। गांव से कुछ ही दूरी पर राजू का घर था जहां पर उसने एक छोटा सा फूलों का बगीचा भी बना रखा था। रोज की तरह आज भी राजू फूलों से भरा हुआ टोकरा लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है। तभी बस स्टैंड पर लोगों से भरी हुई एक बस आकर रुकती है। राजू फूल बेचने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। फूल ले लो, फूल, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल। तभी बस से सीमा नाम की लड़की नीचे उतरती है, जिसे देखकर राजू उनके पास जाता है और बोलता है, मैडम जी फूल लेंगी क्या? आज मेरे पास कई तरह के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल हैं। आप इन्हें अपने बालों में लगाएंगी तो और भी ज्यादा सुंदर दिखेंगी। सीमा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो राजू से बोलती है, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये फूल, मैं तो तुम्हारे इन फूलों से कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। अरे मैडम जी ये लाल गुलाब अपने बालों में लगा कर तो देखिए, आपकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, नहीं चाहिए तुम्हारे ये बेकार से फूल। सीमा की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और सीमा से बोलते हैं, अरे मैडम जी क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? देखो ना भाई, ये फूल वाला तो सुंदर लड़की देखकर मेरे पीछे ही पड़ गया है, कब से मुझे छेड़े जा रहा है। अरे मैडम जी ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो सिर्फ अपने फूल बेच रहा हूँ। देखो तो भाई कितना झूठ बोलता है ये फूल वाला। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग सीमा की बात सुनकर राजू को पीटने लगते हैं और राजू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक नदी के पास बैठकर रोने लगता है और बोलता है, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी सब लोगों ने मुझे बहुत मारा। ये सब उस घमंडी सुंदर लड़की की वजह से हुआ है। अगले दिन फिर राजू फूलों से भरा टोकरा लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है। कुछ लोग राजू से फूल खरीद लेते हैं। तभी सीमा अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आती है और राजू को देखकर अपनी सहेलियों से बोलती है, अरे देखो तो ये तो वही फूल वाला है जिसके बारे में मैंने तुम सबको बताया था, चलो आज जरा इससे मजे लेते हैं। सीमा और उसकी सहेलियां राजू के पास जाती हैं और राजू से बोलती हैं, अरे भाई फूल वाले, आज फूल नहीं बेचोगे? कल तो बड़ा फूल फूल किए जा रहे थे, आज क्या हुआ? कल तो पीछे ही पड़ गए थे और आज देखो। अच्छा ये बताओ भाई कि तुम्हारे फूल ज्यादा सुंदर हैं या मैं? अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हारे सारे फूल खरीद लूंगी। अरे मैडम जी आप भी सुंदर हो और मेरे फूल भी। मेरी सुंदरता के आगे तेरे फूल तो कुछ भी नहीं है, बड़ा या सुंदर फूल बेचने वाला। ऐसा बोलकर सीमा और उसकी सहेलियां जोर जोर से राजू पर हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं और राजू उदास होकर वहां से चला जाता है और नदी के पास खड़ा होकर रोने लगता है। हे भगवान, इन सुंदर लड़कियों को अपनी सुंदरता पर कितना घमंड है, इन्होंने मेरा कितना मजाक बनाया है, इन लड़कियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी राजू का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने की वजह से राजू की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। अपना भूतिया रूप देखकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अब मैं उन सुंदर लड़कियों को नहीं छोड़ूंगा, बहुत घमंड है ना उन्हें अपनी सुंदरता पर। अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन सुबह भूत राजू के रूप में फूल बेचने के लिए बस स्टैंड पर जाता है। फूल ले लो, फूल, सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल। तभी वहाँ दो औरतें आती हैं। अरे भाई फूल तो बहुत सुंदर है, जरा लाल गुलाब तो देना। ये लीजिए मैडम जी, और हाँ आज कोई पैसे नहीं लूंगा, आज सभी सुंदर औरतों को मैं मुफ्त में फूल दूंगा। राजू की बात सुनकर वहाँ खड़ी और औरतें भी फूल लेने आ जाती हैं।
राजू सभी औरतों को फूल दे देता है। तभी वहाँ सीमा और उसकी सहेलियां भी आ जाती हैं। राजू सीमा से बोलता है, अरे मैडम जी, आज तो फूल ले लीजिए। आज मैं सभी सुंदर लड़कियों को फूल मुफ्त में दे रहा हूँ। और आप तो वैसे भी बहुत ही सुंदर हो मैडम जी। अच्छा भाई, लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो तो मुझे भी फूल दे ही दो। राजू सीमा को फूल देकर वहाँ से चला जाता है और जोर जोर से हंसने इतनी बेवकूफ है ये सब औरतें, इन्हें क्या पता ये मुफ्त के फूल इन औरतों का क्या हाल करने वाले हैं। अगले दिन सीमा का चेहरा काला और बेजान सा होने लगता है। उसकी सहेलियों और गांव की बाकी सुंदर औरतों का भी यही हाल होने लगता है। सीमा रोते हुए अपनी सहेलियों के पास जाती है और बोलती है, देखो ना बहन, मेरे सुंदर चेहरे का क्या हाल हो गया। तभी गांव की कुछ और औरतें भी वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, अरे बहन, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं बल्कि हम सभी औरतों का चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया है। तभी सीमा को सब समझ में आने लगता है और वो बोलती है, अरे बहन, जब से हम सभी ने उस फूल वाले से मुफ्त में फूल लिए हैं तभी से हम सभी के चेहरे भी फूल की तरह ही मुरझा गए हैं। जैसे जैसे वो फूल मुरझा रहा है वैसे वैसे हमारे सुंदर चेहरे भी बदसूरत होते जा रहे हैं। अरे बहन, हमें ये सारी बात सरपंच जी को बतानी चाहिए, वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसा बोलकर सभी औरतें सरपंच जी के पास जाती हैं और सारी बात सरपंच जी को बताती हैं। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम सभी के साथ। ऐसा बोलकर सरपंच और गांव के कुछ लोग सीमा और बाकी औरतों के साथ राजू के घर जाते हैं और वहां भूत को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये क्या बला है यहाँ पर? ये डरावना भूत कहाँ से आ गया रे? कौन है वहाँ? अरे मर गए रे, ये भूत तो हमारी ही तरफ आ रहा है। तभी भूत वहां आ जाता है। सरपंच जी डरते हुए भूत से बोलते हैं, अरे भूत जी, हमें जाने दो, हम तो फूल वाले से मिलने आए थे। हमें क्या पता था कि आप यहाँ पर रहते हो। मैं ही हूँ फूल वाले राजू का भूत। बताओ तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये सब मैंने ही किया है। इन सुंदर औरतों को बदसूरत मैंने ही बनाया है। बहुत घमंड था ना इन औरतों को अपनी खूबसूरती पर। इसकी वजह से इन्होंने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। इन मैडम जी ने तो झूठ बोलकर मेरी पिटाई तक लगवा दी थी। अब आएगा मजा जब इनका सुंदर रूप सूखे हुए फूल की तरह मुरझा जाएगा। भूत जी, गलती सिर्फ मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, इन सब औरतों को नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन औरतों के साथ मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। भूत जी, कृपया करके इन सबको छोड़ दो। गलती मेरी है, इसलिए तुम जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। तुम्हारे मजाक की वजह से आज मेरी ये हालत है। नदी में गिरने से मेरी मौत हो गई और मैं एक भूत बन गया। मेरी इच्छा है कि जैसे नदी में गिरने से मेरी मौत हुई है वैसे ही तुम भी नदी में कूदकर अपनी जान दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो? कल सुबह सभी नदी के पास पहुंच जाना। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। मुझे अब सुबह का इंतजार है। और अगर मैडम जी तुमने नदी में कूदकर अपनी जान नहीं दी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सरपंच जी सीमा से बोलते हैं, अरे बेटी, तुम अपनी जान नहीं दोगी। तभी सीमा सरपंच जी से बोलती है, सरपंच जी आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और उस डरावने भूत की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। अरे बहन, ये कैसे होगा? मैं तैरना जानती हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। और सुबह होते ही भूत और गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। भूत भाई, मैंने अपनी सुंदरता के घमंड में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था, हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरे मरने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। ऐसा बोलकर सीमा नदी में कूद जाती है और पानी के अंदर तैरते हुए दूसरे किनारे बाहर निकल जाती है। भूत को लगता है कि सीमा अब मर चुकी है, वो बाहर नहीं आएगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भूत के जाते ही सभी औरतों को उनकी सुंदरता वापस